हाँ। सब ध्यान देगा, ध्यान दो। तो हिंदी व्याकरण का कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? सबको जवाब दे देना है। और इसी समास का कौन सा क्लास है? तीसरा। ठीक है ना। इससे पहले हम समास का परिभाषा, समास के 6 प्रकार में तत्पुरुष का, कर्मधारय का और बहुव्रीहि का परिभाषा ही बता चुके हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में, है ना। बातों से स्पष्ट है, द्वंद्व मतलब यहाँ पे दो को होगा, है ना। और क्या होगा? एक उल्टा सीधा विपरीत वाला शब्द, है ना। तो ध्यान देना है, जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और विग्रह करने, यानी क्या, जब उसको टुकड़ा करेंगे, अलग करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या आएगा? विग्रह करने पर क्या आता है? और आता है, एवं आता है, या आता है, या अथवा आता है। अगर ये सब टुकड़ा करने के बाद आ जाए तो हम क्या समझेंगे? ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, है ना। तो ध्यान दो, जैसे माता पिता, क्या है? उल्टा पुल्टा शब्द है। माता होगा तो पिता होगा, भाई है तो बहन है, दिन है तो रात है। मतलब क्या, उसी से जुड़ा हुआ शब्द आएगा, है ना। रात है तो दिन है ना। अच्छा है तो बुरा है। तो मतलब क्या, ध्यान दो, इसको जब विग्रह कर रहे हैं तो माता पिता क्या हो रहा है? माता और पिता, यानी विग्रह करने पे क्या आ रहा है? और तन मन, यानी तन और मन, विग्रह करने पे और दो चार, यानी क्या, या तो दो होगा या तो चार होगा। तो विग्रह करने पे क्या आ रहा है? हाँ, भला बुरा, या तो भला होगा या तो बुरा होगा। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, जब शब्दों को हम विग्रह कर रहे हैं तो और आ रहा है, या आ रहा है, अथवा आ रहा है, एवं आ रहा है, या तथा आ रहा है। ठीक है ना। तो जब ऐसा शब्द आए और उल्टा पुल्टा शब्द आए, माने डायरेक्ट विपरीत वाला शब्द, माता पिता, भला बुरा, रात दिन, तन मन, है ना, सभ्यता संस्कृति, ऐसे शब्दों जब आ जाए तो क्या समझेंगे इसको हम? द्वंद्व समास। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। समझा क्या ना? यस सर। रुक गया दिमाग में? यस सर। चलो आगे ध्यान दो। अब है द्विगु समास, है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे सबसे मुख्य बात क्या है? संख्या के बारे में। और कोई ऐसा एग्जांपल आएगा ना, अगर उसमें संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो द्विगु समास। अब थोड़ा हम परिभाषा को समझ ले। तो ध्यान दो, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, यानी क्या, संख्या में होगा, और उसी का क्या करेगा? वो विशेषता ही बताएगा, है ना। एक तो संख्यावाचक होगा, है ना, और उसका क्या करेगा? विशेषण। विशेषण तो जानते हैं, जो संख्या और संख्या का क्या करता है? विशेषता बताने का काम करता है ना। तो वही क्या करेगा? संख्यावाचक विशेषण को बताएगा। और समास पद क्या होता है? समूह का क्या अर्थ देता है, यानी पूरे समूह का अर्थ देता है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा देख लो एग्जांपल के थ्रू। पंचतंत्र, पंच मतलब होता है पांच, पंच मतलब पांच, यानी 5 तंत्रों का समाहार या समूह। कोई दिक्कत? उसके बाद शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्ष, यानी 100 इयर्स, है ना। उसको ध्यान रखना। अगर हम दशक की बात करें तो दशक में कितना वर्ष होता है? 10 वर्ष, है ना, यानी 10 ईयर या 10 इयर्स। ठीक है ना। तो ध्यान देना, ऐसे शब्दों में क्या आ रहा है? संख्या में आ रहा है, उसका विशेषता भी बताया जा रहा है, इसलिए बोला गया है ये संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद देखो त्रिवेणी, त्रि मतलब 3, वेणी मतलब क्या हुआ? वेणियों का समाहार है, तो 3 वेणियों का समाहार, है ना। और त्रिवेणी का मतलब ये होता है जहाँ 3 जगह मिलता है एक जगह। जैसे इलाहाबाद में क्या है? त्रिवेणी संगम है ना। त्रिवेणी संगम को क्या बोलते हैं? कि वहां पे क्या है? 3 नदियों का क्या है? संगम है। इसका मतलब है अगर 3 दिशा से आते हैं, अगर एक पॉइंट में मिल जाएगा, एक बिंदु पे आके मिलता है, 3 रास्ता हो या 3 नदी हो, यानी क्या, तीनों रास्तों का क्या समाहार हो जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा? त्रिवेणी हो जाएगा। चौराहा, बातें स्पष्ट है, जहाँ पे 4 चौराहा होगा, राह मतलब रास्ता होता है ना, है ना। यहाँ पे दुबली धाम में स्कूल से आगे निकलता चौराहा हो जाता है ना। एक जाता है मंदिर की तरफ, एक जाता है इधर, एक आता है स्कूल की तरफ, और एक जा रहा है बेहरी की तरफ, जा रहा है ना। यहाँ पे क्या रास्ता हो रहा है? 4 गो रास्ता। रास्ता को क्या बोलते हैं? राह बोलते हैं, है ना। इसलिए क्या हो गया? वो चौराहा। उसको चौबट्टी भी बोल सकते हैं, चौबट्टी भी बोल सकते हैं। चलो समझो बात को।
एक है पंचवटी, लेकिन ध्यान रखना है जो वट का मतलब होता है वृक्ष। वट का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष नहीं पेड़ पौधा है ना, तो ध्यान दो। पंचवटी मतलब कितना वृक्ष होगा? 5। तो इन एग्जाम्पल सबको क्या समझ आ रहा है सो बताओ। जो कोई भी ऐसा शब्द आएगा जिसमें संख्या होगा, संख्या का जिक्र होगा और उसी का क्या किया जाएगा? विशेषता को बताया जाएगा। तो इस प्रकार के समास को हम क्या समझेंगे? द्विगु समास। और जिसमें क्या हो, शब्द क्या हो, उल्टा पुल्टा हो जाए, या दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, या विग्रह करने पे और आए, अथवा आए, या तथा आ जाए, तो क्या समझेंगे इसको? दोनों समास समझेंगे, है ना। इसके बाद जानना है किसके बारे में? अव्ययीभाव समास के बारे में। किसके बारे में? अव्ययीभाव। हाँ, चलो लिखो पहले, इसके बाद है चर्चा क्या है? अव्ययीभाव समास, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा ना उसको ज्यादा समझ आएगा। तो ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद अव्यय हो, है ना, या उपसर्ग हो। पूर्व मतलब उसके पहले वाला। और कोई मान लो कोई सेंटेंस बन रहा है, तो ध्यान दो क्या है। जैसे मान लो ये संभव है, संभव है ना, संभव है, इसमें लग गया या था। इसमें अगर टुकड़ा करने से संभव तोड़ रहा है, पूरा कंप्लीटली वर्ड है ना। ये क्या बन रहा है? ये टूट के एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, जो कि क्या है? हम क्या बताए थे उपसर्ग के बारे में? उपसर्ग जो पहले आके कोई नया शब्द जुड़ के अगर शब्दांश का अर्थ बदल लेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, यस, है ना। यस, तो वही बात बोला जा रहा है यहाँ पे, जो क्या हो, पहला पद तो प्रधान हो, लेकिन पूर्व का पद यानी पहले वाला पद क्या हो, अव्यय हो, यानी उपसर्ग हो। ऐसे समस्त पद क्या है? अव्यय का काम करता है, और उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो भी एग्जांपल है इसको टुकड़ा कर देते हैं। देखो ध्यान दो, ये क्या है? जीवन, अब हो गया आजीवन, इसका अर्थ बदल गया जीवन भर। घर घर मतलब प्रत्येक घर, एक एक मतलब प्रत्येक, आज समुद्र मतलब समुद्र तक, है ना। और निडर मतलब क्या है? बिना डर के, है ना। इसमें ये पता चल रहा है जब टुकड़ा करेंगे तो क्या है, यहाँ पे उपसर्ग निकल रहा है ना। अब प्रत्येक शब्द में क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ट्रिक ये भी याद रखना है, उपसर्ग वाले जितने भी शब्द हो जाएंगे वो कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा होगा? अव्ययीभाव होगा, ठीक है ना। तो एक बार हम